हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सेकंड, फोर और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं उन एग्ज़ाम की जो तैयारी कैसे करें, क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा निकल जाए। तो यहाँ मैं बेसिकली उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो फाइनल ईयर में है, जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है। खासकर ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे, या वैसे स्टूडेंट जिनका ER आ रखा है इन तीनों सेमेस्टर में। तो सारे सेमेस्टर की आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप चाहे तो वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए बस वही बहुत है। और बाकी जितने भी कंक्लूजन देने वाले जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उनसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज थोड़ा सा कंक्लूजन जो आप लिखोगे थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल आज मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है आप कमेंट बॉक्स में कंक्लूजन डाल देते हो, निष्कर्ष डाल देते हो ताकि वीडियो ना देखनी पड़े उन्हें। बट इससे कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट का भी घाटा हो जाता है जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन से रह जाती है। तो अगर कोई भी कंक्लूजन अगर डाल रहा है तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन डाले। ऐसा ना हो आधी अधूरी बात वही आप डाल दो और फिर स्टूडेंट कमेंट करता है सर ये क्यों नहीं बताया, जबकि वो चीज़ मैंने बता चुकी होती है। होता यही है कि उसी वीडियो पे बच्चा कमेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो आपका कंक्लूजन देखकर ही कमेंट करता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो देखो, समझ में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं पहले तो आपके एडमिट कार्ड की। अब एडमिट कार्ड का स्टेटस क्या है? तो देखिए सिंपल सा स्टेटस है। एडमिट कार्ड कल निकाला गया और तुरंत उसको रिमूव कर लिया गया 4 घंटे बाद। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उन एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स जो थी वो मिसमैच थी। किसी के सब्जेक्ट कम थे, या किसी की एग्ज़ाम की डेट गलत थी, या कोई सेंटर गलत था। तो जिसकी वजह से सारे जो एडमिट कार्ड है तीनों सेमेस्टर के उनको रिमूव कर लिया गया है। अब जब भी एडमिट कार्ड आएगा करेक्ट होकर मैं बता दूंगा। फिलहाल उनको ठीक किया जा रहा है। जैसे ही एडमिट कार्ड दोबारा आएगा मैं बता दूंगा। बाकी आप चेक करते रहिए, सो हो जाएगा एग्जाम से पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो ऑनर्स के जो स्टूडेंट है और BCom प्रोग्राम के जो NP वाले बच्चे जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया था, उनके जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम। बाकी BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, उन सभी के एग्जाम एज इट इज डेट पर होंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी दोबारा से। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे चीज़ को लेकर। डेट शीट ऑलरेडी पोस्टेड है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, अब डेट शीट आपको मिल जाएगी। इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि सर कैसे स्टडी करें ताकि हम आराम से इन एग्ज़ाम को निकाल लें। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम 2 बैच की बात करें। पहला बैच ऐसा जो CBCS बैच है, मतलब CBCS वाले वो स्टूडेंट जिन्होंने 2021 या उससे पहले एडमिशन लिया है, जो अब पेपर देंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम दे रहे हो 6 सेमेस्टर का या ER का दे रहे हो। और एक NP वाले बच्चे जो 2022 और 23 से बिलोंग करते। तो जो 2022 और 23 से बिलोंग करते हैं वो NP वाले स्टूडेंट है। आप NP से बिलोंग करते हैं। NP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। अब जो 2021 से पहले के बच्चे हैं आपको पुराने सिलेबस से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर ER है, बैक आ रखा है, फेल हो चुके हो, तो पुराने सिलेबस से ही पढ़ो। NP वाले सिलेबस से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। चीज़ को बार बार चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब पढ़ाई कैसे की जाए? देखिए सिंपल सी बात है। आप उन सब्जेक्ट को पहले टारगेट कीजिए जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं। जैसे मैं BA प्रोग्राम को ले लेता हूँ। जैसे BA प्रोग्राम में मुझे पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल तो मुझे ईजी लगती है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन मुझे हार्ड लगता है, मान के चलिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉलिटिकल, मुझे पता है कि पॉलिटिकल जो होगा 3 से 4 दिन में कवर कर लूँगा, तो मैं पहले एजुकेशन को कवर करूँगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हार्ड है। आपके अकॉर्डिंग यही रहेगा। तो जो सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है पहले उसको लीजिए। उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स का मतलब क्या है। देखिए एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को समझना। अब देखिए होता क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट करता ये है कि वो उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस के साथ करा रहे हैं। क्यों? सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक यही पता नहीं चलेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो एटलीस्ट किस चैप्टर से आपके बने हैं। अब मान के चलिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रट्टा आपने मान लिया, ठीक है, कि ये आएगा ये आएगा। अब मान के चलिए एग्जामिनर ने सेम चैप्टर से, आप बेशक उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ही गए हो, बट एग्जामिनर ने मान लीजिए, आप मैं एक हिंट दे देता हूँ पॉलिटिकल का लेकर। जैसे एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर मान लीजिए 2 थिंकर है, एक मार्क्सवादी थिंकर है और एक यथार्थवादी थिंकर है। मैंने इंपॉर्टेंट में आपको मार्क्सवादी पढ़ा दिया और यथार्थवादी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अब होगा क्या,
आपने उस चैप्टर्स को नहीं समझा, आपने सिलेबस को नहीं समझा, आपने सर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तरीके से या किसी और के देखे, तो आप क्या करोगे, आप पेपर में बैठे, पता लगा एग्जामिनर ने उसी चैप्टर से क्वेश्चन बना दिए पर आपसे मार्क्सवादी की जगह यथार्थवादी पूछ लिया। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्यों, आपको क्यों लगेगा, क्योंकि आपने सिलेबस नहीं देखा, आप तो क्वेश्चन रट कर आए हो। तो पहली जो सी चीज़ रहती है वो रहता है सिलेबस कवर करना। जब तक आप सिलेबस खोल के देखोगे नहीं कि एटलीस्ट आपकी किताब में कितने पेज है, जी हाँ, ये आपको पहले देखना है कि कितने पेज हैं, कितने चैप्टर्स हैं। और हाँ देखिए, मैं जब ग्रेजुएशन में था, जब मैं स्टडी करता था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो मैं उन चैप्टर को पहले टारगेट करता था जिन चैप्टर से क्वेश्चंस बनते थे, हमेशा उन चैप्टर को पूरा पढ़िए। अब चैप्टर कैसे पढ़ोगे आप, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। जैसे मान लीजिए एक जो लेसन है आपका, एक चैप्टर है, वो चैप्टर हो सकता है कि वो चैप्टर 10 से 15 पेजेस का हो, बट उसमें 3 से 4 पेजेस के अंदर ही सारी जानकारी होती है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका सारांश पढ़िए पहले, ठीक है, और जो मेन पॉइंट होते हैं जो बोल्ड में लिखे रहते हैं उनको पहले पढ़िए। वैसे तो एक ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत ईजिली हिंट है, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके चैप्टर के नेम से ही बनते हैं। जो चैप्टर का जो पार्ट का नेम होगा ना, जो लेसन का नेम होगा, उन्हीं लेसन के नेम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिए। अब देखिए, पार्ट का नाम, जैसे लेसन का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और इसकी व्याख्या, मान लीजिए एक चैप्टर है। अब क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या बन सकता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति बताओ। तो मतलब कहीं ना कहीं 20 से 30% तो हमें यही पता चल चुका है कि चैप्टर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर हमारी देखते हो, जो कि हम शुरू कर चुके हैं, एटलीस्ट अभी हमने रोक दी थी, दोबारा से शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम से पहले सारे करा दूंगा। तो आप हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले देखो कि वो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से रिपीट हुआ है। इसके अलावा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो मार्केट से बुक ले सकते हो, जो कि मुझे लगता नहीं कुछ तो उससे होने वाला है। 10 ईयर ले लो, बहुत अच्छी बात है, वरना जो एसएल की बुक है आप वो सफिशियंट होती है। अगर आप उसे पढ़ोगे अच्छे से, चैप्टर्स को समझोगे, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, आप लिख लोगे। हाँ, एक चीज़ लिखने से याद आया, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते, इतने पेजेस भरे कैसे। तो थ्योरी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो यही प्रॉब्लम होती है कि लिखने का सबसे ज़्यादा इशू होता है। तीनों सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिखने के लिए आपको मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप जितना व्याख्या करोगे एक क्वेश्चन की, जितने व्याख्या में आंसर दोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, गुड मार्क आपको दिए जाएंगे। ये चीज़ को नोट कर लीजिए। तो पहला क्या मैंने बताया, सिलेबस देखिए, सिलेबस के जो चैप्टर्स है उनको देखिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रैटेजी है, जब भी आप पेपर देने बैठो तो पहले उन क्वेश्चंस को करो जो क्वेश्चंस पहले आपको आते हैं। ये चीज़ तो आपको स्कूल में भी आपके टीचर बोलते होंगे, हमारे टीचर ने भी हमें बोला था कि पहले उन क्वेश्चंस को करो जो हमें आते हैं। तो अब होता क्या है कि कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो समझता है कि हमें सीरीज वाइज लिखना है, ऐसा नहीं है। कॉलेज में भी सेम यही है कि जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन लिखो, जो क्वेश्चन लिख के आंसर करता है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 3 घंटे का आपके पास समय रहता है जो भी एग्जाम इसमें होते हैं। तो 3 घंटे के अंदर आप 25 से 30 पेज अगर लिखोगे 5 क्वेश्चन के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपकी हाथों की स्पीड प्लस लिखने की जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप लिखते जा रहे हो, पता लगा उसमें गलत मात्राएं लिख रहे हो, गलत स्पेलिंग लिख रहे हो, तो आपका क्वेश्चन भी खराब हो गया। कई स्टूडेंट कहते हैं ना, सर मैं तो लिखकर सारा आया था बट मैं फेल कैसे हो गया, मेरे नंबर कैसे कम आ गए। रीज़न यही होता है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं होती लिखने में। तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, साफ भी होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, देखिए क्वेश्चन मत लिखा कीजिए, आंसर डायरेक्ट लिखिए, जो पहले आ रहा है वो लिखिए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिए, साफ साफ लिखिए, और हाँ निष्कर्ष जरूर लिखिए। ये मेरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपका टाइम बचता है तो 4 से 5 लाइन का, एटलीस्ट 6 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखिए। निष्कर्ष में आपको 2 से 3 नंबर एग्जामिनर अब फ्री फोकट में दे देता है आपको, ठीक है। तो इससे जो मान लीजिए 20 क्वेश्चन का, अगर 20 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको 15, 16, 17, 18 आराम से मिल जाएंगे अगर हम निष्कर्ष के साथ आंसर देते हो, ठीक है। तो ये तो थ्योरी पेपर की मैंने बात कर दी। अब वो स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो देखिए कॉमर्स की सबसे बड़ी चीज़ है कैलकुलेशन। अगर आपके पेपर में कैलकुलेशन आ रही है तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, जैसे पहले क्या होता था 9, 10 की बुक में कि किताब के पीछे आंसर रहते थे, आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी, आपको उसी बात के नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए। बाकी जो कॉमर्स बैकग्राउंड में इतना कुछ होता नहीं है, थ्योरी मेन होती है। थ्योरी में अगर लिखने वाला ज़्यादा आ रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी मेन होती है। अब आप काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम चैप्टर जो होते हैं उनको कैसे कवर करें, इतना सारा हमें कैसे पढ़ना है। तो देखिए सारा पढ़ने को किसी ने नहीं कहा, मैं बार बार चीज़ को कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं, जो क्वेश्चन हम
हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन किन चैप्टर से बने हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए इन चैप्टर को पढ़ के। इससे होगा ये कि अगर एग्जामिनर उसी चैप्टर से कोई और क्वेश्चन बनाएगा तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ। एक और स्टूडेंट के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर कुछ ऐसी टिप बता दीजिए जिससे प्रॉब्लम ना हो लिखने में। तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, एग्जामिनेशन में भी टाइम है, तो आप एग्ज़ाम से पहले राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए लिखना। जल्दीबाजी जैसे आप लिखते हो स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। एक खाली कॉपी या रजिस्टर खरीद के लाइए, एक कोई पुरानी बुक उठाइए इंग्लिश की या हिंदी की, उसको उतारिए, जितना हो सकता है उतारिए। 1 से 2 घंटा डेली आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एसओएल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आप 1 साल बाद पेपर देते हो, 6 महीने बाद पेपर देते हो, एकदम आप पेपर में बैठते हो लिखने के लिए, तो उस टाइम पे आपका हाथ काम नहीं करता, दर्द होता है हाथ में, स्पीड नहीं आती। तो इसका यही सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसा ना हो कि यहाँ 3 घंटे गए और यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर आप कहोगे सब क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप छोड़ कर आए ना तो फेल होना आपका निश्चित है। एसओएल की एक स्ट्रैटेजी में सिंपल बता रहा हूँ, चाहे एसओएल हो, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज हो, किसी कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, अगर आप चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, उसको बना के लिख दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर क्या पेज भरने से नंबर मिलते हैं? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता पेज भरने से नंबर मिलते हैं। मैं इसका भी आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, मैंने एक ऐसा भी स्टूडेंट देखा है जो पूरी सीट भर के आया है, उसको भी बैग दे दी गई। मैंने ऐसा भी स्टूडेंट देखा है जो सीट भर के नहीं आया, उसको भी बैग दे दी गई। इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी अगर आपसे कहता है ना सर पूरा सीट भर के आइए, पूरे आप सप्लीमेंट्री लो और सीट लो, कि भरते रहो पूरी, उसमें पूरी आप कहते नहीं है कि पूरी आपने स्टोरी लिख दी ये वो, तो होता क्या है कि एग्जामिनर जब भी आपकी मार्किंग करेगा ना, वो पहले क्वेश्चन को देख के करेगा। मतलब मान लीजिए आपकी कॉपी खोली, आपका जो भी पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहले क्वेश्चन को पढ़ेगा कि पहले क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, मतलब आप समझा कितना अच्छे से रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से, इसके अलावा कितना आपने एक्यूरेट लिखा हुआ है। और अगर उसको वो समझ गया ना कि पहले क्वेश्चन में समझ गया कि स्टूडेंट ने उस पहले क्वेश्चन को इतना अच्छे से लिखा हुआ है, तो तुरंत समझ जाएगा कि अब इसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चन देखूँ वो इसी लेवल के होंगे। अब पता चला पहले में ही आपने खिचड़ी पका दी, बाद में आप अच्छा लिख रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बैक आना तय है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है, क्योंकि उसका टाइम नहीं होता इतना, उसके पास पूरा एक दे दिया जाता है बंडल बांध के, उसको चेक करो। बट एग्जामिनर यही सोचता है कि मैं जब भी इसे खोलूं तो ये ऐसी कॉपी लगे मुझे कि हाँ देखते क्या मुझे समझ में आता है कि हाँ मैं नंबर देने को तैयार हो जाऊँ। पता लगा किताब खोली या आपका आंसर शीट खोली और देखा ये तो खिचड़ी पकी हुई है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, बच्चा लिखता जा रहा, पैराग्राफ लिखता जा रहा है। अब वो ढूंढता क्या है एग्जामिनर? देखिए, एग्जामिनर चेक जरूर करेगा, नंबर वो तभी देगा जो क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर उसे मिल रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे क्वेश्चन बना राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आप समझा रहे हो राजनीति का उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कहाँ से आया, वो समझ रहा है, हाँ भाई ये बच्चा यहाँ तक आ रहा है, बट एंड में जाके आपने यही नहीं समझा पाया कि राजनीति का एटलीस्ट मतलब है ही क्या। तो होता क्या है कि आपको आधे अधूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में हमेशा आंसर ढूंढता है, चाहे आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हो तो पॉइंट वाइज में होता ये कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि इस थिंकर ने ये कहा, ये जो आइडियोलॉजी इसकी थी, ये आइडियोलॉजी ये कहती है कि इसका मतलब ये है, तो वो समझ जाएगा ये बच्चा पढ़ के आया है। इसका मतलब सारे जो आंसर आपके पीछे के होंगे जितने भी, वो सारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल आपके एक्यूरेट है। तो बेशक अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपने बना के भी लिखा होगा ना तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एग्जामिनर का दिल पहले जीत लिया। अब आते वो भी स्टूडेंट जो कहते हैं सर हम एक दिन पहले पढ़ते हैं और हम पास हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि ये लक सबका नहीं होता, तो अच्छा करके आइए। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास ही फेल हो जाती है, तो होता है ऐसा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। डुप्लीकेट आंसर हो जाते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं। डुप्लीकेट आंसर होते क्यों हैं? डुप्लीकेट आंसर इसलिए होते हैं कि वो नोट्स अगर कहीं से पढ़े होंगे, वो नोट्स का रट्टा उसने भी लगाया है, वो नोट्स का रट्टा उसका दोस्त भी लगा के गया है, वो एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, पता लगा वो सीट सारी एक ही एग्जामिनर के पास गई, वो देख रहा है कि सारे आंसर सेम है, कोई अलग ही नहीं है। पता क्या चल रहा है, उसे लगेगा कि नकल करके आया है, या तो इसने इसमें से नकल की है या सारे ही नकल एक दूसरे से करते हुए आए हैं, तो उसमें नंबर कटते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो स्ट्रेटेजी टिप है जो मैं अपनाता हूँ, और अब तक मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ
मेरी अब तक ना तो बैक आई, काफ़ी अच्छे नंबर से मैंने ग्रेजुएशन अपना क्लियर किया। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को अगर आप अपनाओगे डेली लाइफ में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप थ्योरी बेस्ड देने जा रहे हो तो काफ़ी एक्यूरेसी रखिए। अगर एक्यूरेसी रहेगी, साफ रहेगा, समझा पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आपको बैक क्या इतने अच्छे नंबर आएंगे ना, आप खुद बोलोगे कि इतने नंबर अच्छे आ गए थे। वैसे काफ़ी स्टूडेंट ये भी एलिगेशन लगाते हैं 16 के अंदर नंबर कम आते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो आंसर शीट है ना, वो आंसर शीट रेगुलर का टीचर ही चेक करता है, जो रेगुलर की आंसर शीट चेक करता है। वहाँ कोई ये ठप्पा नहीं लगा रहता कि एसओएल का बच्चा है और एसओएल का टीचर है, ठीक है। और बाकी एक ही चीज़ कहूँगा, एग्ज़ाम की जब आप पहुँचो टाइम से पहले पहुँचो। होता भी यही है कि आधे आधे घंटे, एक घंटे बाद बच्चे पहुँच रहे हैं, तब 2 घंटे में आप क्या ही लिख लोगे, ठीक है। बाकी नकल मकल का तो मैं कुछ बता नहीं सकता, वो आपके ऊपर आप करते हो, वो आपके ऊपर इसके पकड़े जाओगे जिस दिन यूएफएम लग जाएगी। यूएफएम का नियम भी बता दूंगा, अगर एक पेपर में पकड़े जाते हो सारे पेपर आपके कैंसिल हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का क्लॉज भी आप पढ़ लेना यूएफएम का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का साफ सीधा नियम है। पहले क्या होता था, जिस पेपर में पकड़ेगा वो पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाता था, बट अब जो भी पेपर आप पकड़े जाओगे उससे पहले आपने जितने पेपर दिए होंगे वो सारे पेपर आपके यूएफएम में डाल दिए जाएंगे, सारे पेपर आपके रद्द हो जाएंगे। तो नकल करने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से हेल्प आपको मिलेगी। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, सिलेबस आप निकालिए। सिलेबस वैसे तो मैंने सारा अवेलेबल करवा रखा है, एसओएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हाँ, एक बुक को लेकर एक क्वेरी आ रही थी, सर स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं है, तो नॉर्थ कैंपस में बीए ऑनर्स का मिल रहा है, विजिट करके ले लीजिए। बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का साउथ कैंपस में मिल रहा है, बीए प्रोग्राम का केशवपुरम में मिल रहा है। विजिट कर लीजिए, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए विदाउट अपॉइंटमेंट। अब तो अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है, नहीं ले सकते, सोल की साइट से डाउनलोड कीजिए। 4 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि वेबसाइट में एरर है। एरर ये है कि एनएपी रिसोर्स में क्लिक करना, जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ एनएपी रिसोर्स का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। हो ये रहा है कि उससे उन्होंने वेबसाइट ठीक नहीं किया है, तो आप हार्ड कॉपी लेके भी उससे स्टडी कर सकते हो। वरना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, जो सब्जेक्ट है उन सिलेबस यूट्यूब पे सर्च मारिए, जो भी रैंडम चैनल्स हैं उनसे स्टडी कीजिए, गूगल से पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। और बाकी हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो एनपी वाले हैं, मैं कोशिश करूँगा अगर मुझसे सारी बुक डाउनलोड हो जाती है तो मैं एक लिंक में उन सारी बुक्स को डाल के वो लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है। और बाकी तो और सारा जो भी स्टडी मटेरियल वो सारा डाउनलोड हो रहा है। सिर्फ 4th सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप चाहे तो मार्केट से भी बुक खरीद सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट है, क्योंकि रेगुलर और एसओएल का सिलेबस एक ही है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और बाकी एग्जाम की तैयारी पे फोकस करो, एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।